Hello guys, welcome to our channel. Today we are going to start a well-known topic which is Java. So, first of all, we will talk about its existence, how it came into existence and what is it, इसका यूज़ क्या है और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इसको है ना हम लोग थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं. ठीक है, थर्ड जनरेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे पहले भी दो जनरेशन लैंग्वेज ऑलरेडी आ चुके हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन का नाम दिया था. अब उससे और इसमें डिफरेंस क्या है? तो ये है ना थोड़ा यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है. यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज इन द सेंस कि हम लोग जो भी चीज़ का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग अगर सिम्बॉल्स का यूज़ करेंगे ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए तो आराम से कर सकते हैं. लेकिन पहले क्या होता था, जो फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में था, उसमें क्या है कि हम लोगों को लिखना पड़ता था ऐड और सब्ट्रैक्शन के लिए सब, इस तरह का अलग से सिंटेक्स यूज़ करना पड़ता था. लेकिन अब है इतना यूज़र फ्रेंडली बन गया है कि अब सिम्बॉल से भी कैलकुलेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं और भी लॉजिकल, जैसे हम लोग का जनरल लॉजिकल थिंकिंग से भी प्रोग्राम्स बनते हैं. ठीक है, उसके हिसाब से जावा को डेवलप किया गया. ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जावा आया कहाँ से. जावा को जो डेवलप करने वाला कंपनी था उसका नाम था सन माइक्रो सिस्टम. ठीक है, और इसे डेवलप किया गया था 1995 में. अब जावा है क्या? जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे? तो ये है कि इससे पहले है ना एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम इसके लिए दिया गया ना क्योंकि इससे पहले लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जो कि फंडामेंटल लैंग्वेजेस थे जिसके बेसिस पे कंप्यूटर्स वर्क करते हैं. अभी भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है या तो विंडोज़ जैसे क्रिएट होता है वो सी उसमें ऐड कर सकता है कि लो लेवल में क्या क्या था, सी था, C++ था, क्यूबेसिक था. हाई लेवल लैंग्वेज में जावा है, अपना पाइथन है और भी अलग अलग लैंग्वेजेस है. ठीक है, अब जावा क्या है? तो वाइडली यूज लैंग्वेज है फॉर डेवलपिंग वैराइटीज़ ऑफ एप्लीकेशंस. वाइडली यूज लैंग्वेज है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हर एक जगह यूज़ किया जाता है. कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है, किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया, कोई वेब डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. आगे लिखा भी है कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है. जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब हम लोग को कुछ अगर और ऐड ऑन करना है, जैसे कि कुछ क्या बोलते हैं, एक तरह से प्रॉब्लम ही ले लेते हैं. प्रॉब्लम ले लेते हैं, चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि प्रॉफिट लॉस का प्रॉब्लम है. ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस के प्रॉब्लम में बहुत सारी चीज़ आते हैं. एक तो सेलिंग प्राइस हो गया, एक कॉस्ट प्राइस हो गया. ठीक है, फिर अगला प्रॉफिट है, फिर लॉस है. तो इस सबको कैलकुलेट हम लोग ईजिली कर सकते हैं. जैसे कि हम लोग बेसिक जो मैथ्स यूज़ करते हैं ना कि हाँ इतना प्राइस से सेल हुआ है और इतना उसका कॉस्ट प्राइस था. अगर हम लोगों ने सेलिंग ज़्यादा प्राइस से किया है और कॉस्ट प्राइस कम था तो क्या है, ऑब्वियसली हम लोग का क्या है, प्रॉफिट निकला है. उसको सिंपल इक्वेशंस यूज़ करके भी हम लोग प्रोग्राम को कोड कर सकते हैं. ठीक है, अब आगे क्या है, ये है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये किसी भी इन्वायरमेंट पे रन होता है. किसी भी इन्वायरमेंट का इन द सेंस ले लेता है कि iOS है, एंड्रॉयड है, माइक्रोसॉफ्ट है, इस सभी इन्वायरमेंट पे इजीली रन होता है. ठीक है, और एक बात आगे भी हम लोग जानेंगे, से फिर भी अभी मैं बता देता हूँ कि ये है ना कि अगर कोई भी हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर या वेब बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, और उसको अगर हम लोगों ने क्रिएट किया है एंड्रॉयड पे, ठीक है, एंड्रॉयड पे क्रिएट किया है, तो उसको रन हम लोग कहाँ आराम से कर सकते हैं, iOS पे भी कर सकते हैं, विंडोज़ पे भी कर सकते हैं. ये सब ईजी होता है. इसके कारण जावा का डेवलपमेंट में आया, एग्जिस्टेंस में आया. अब आगे बात करते हैं कि जावा काम किस पे करता है. काम, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये काम करता है अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स पे. अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे. थोड़ा बहुत ये नॉलेज ले लीजिए कि ये डाटास पे काम करता है, फंक्शंस पे काम करता है और क्लासेस का मेन रोल इसमें बहुत ज़्यादा है. ठीक है, अब इससे पहले क्या था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले था पीओपी. अब पीओपी क्या है, ये प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जो कि इससे बहुत ज़्यादा बेसिक था, जिसका यूज़ करके हम लोग ये जावा क्रिएट नहीं कर सकते थे. क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स थे. प्रोज तो थोड़े बहुत ही थे. थोड़े बहुत ये थे कि डाटास को उतना वैल्यू नहीं करता था. कोई भी डाटा आइडेंटिटी जो भी हम लोग परफॉर्म करते थे या कोई भी कैलकुलेशन हम लोग करते थे वो अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता था. उसमें कोड्स जितना भी हम लोग क्रिएट करते थे, मान लेते हैं कि एक सॉफ्टवेयर ही बनाना है. अब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोई एक कोडिंग से तो होगा नहीं, कोई एक प्रोग्राम से तो बनेगा नहीं. उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, मल्टीपल प्रोग्राम चाहिए. अब मल्टीपल प्रोग्राम को फिर तो रन भी करना होगा. सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि मल्टीपल प्रोग्राम्स हम क्रिएट कर लिए और उससे एक सॉफ्टवेयर बन गया, तो उसको रन भी करना है, एग्जीक्यूट भी करना है, उसको साथ में कंबाइन भी करना है. वो सब अलाउ नहीं करता था प्रोसीड्यूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, इसके कारण कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, या तो
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं। अब ये और क्या है, इसके बारे में और धीरे धीरे करके और डिटेल में जानेंगे, क्योंकि मेन टॉपिक ही यही है इस चैप्टर का, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इससे आगे बात करते हैं हम लोग की फीचर्स ऑफ जावा। की फीचर्स ऑफ जावा के बारे में बात करते हैं कि जावा है ना बहुत सिंपल है, मैंने बता दिया कि यूज़र फ्रेंडली है, इसके कारण सिंपल है। सिंपल इसके कारण भी आप ले सकते हो कि कोई भी हम लोग बेसिक कैलकुलेशंस रहता है उसको आराम से कर सकते हैं। कोई अपना कुछ भी काम रहा, कोई डाटा क्या बोलते हैं स्टोर करने का काम रहा, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक स्कूल है जिसमें एक लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में कोई बच्चे जाते हैं, उनको बुक बोरो करना होता है, उनको कोई भी काम होता है, बुक लेना होता है या फिर बैठ के पढ़ना होता है या एंट्री होता है, कुछ भी होता है ना, तो उसको सबको मैनेज करने के लिए एक रजिस्टर रखते हैं वो लोग, ठीक है। अब रजिस्टर रखा गया तो उस पर अलग अलग कैटेगरी होता है नोट करने के लिए। अब मान लीजिए रजिस्टर के अलावा एक सिस्टम है, एक कंप्यूटर सिस्टम है, जिसमें हम लोगों को यही सारा चीज़, यही आइडेंटिटी सारा मैनेज करना है। तो इस मैनेज करने के लिए हमको अलग अलग कॉलम्स तो प्रिपेयर करने पड़ेंगे ना। एक तो सबसे पहले एग्जांपल ले लो कि स्टूडेंट्स का नेम्स का प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर उनके रोल नंबर का प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर उनके क्लास का प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर उनका ये प्रिपेयर करना पड़ेगा कि ये बुक लेके गया, फिर उन्होंने कब दिया, कब रिटर्न किया, या फिर उसमें बुक्स में कोई ख़राबी आई या नहीं आई, उसके लिए फ़ाइन वाइन, सबके लिए अलग अलग कॉलम उनको क्रिएट करना ही पड़ता है। तो उसको क्रिएट करने के लिए जावा आराम से यूज़ हो जाता है। मतलब अपने क्या बोलते हैं, जो भी काम जो चल रहा है ना एनवायरनमेंट में, या फिर हम लोग जो वर्क करते हैं उस सबका यूज़ करके इसको यूज़ कर सकते हैं आराम से जावा को। ईजी टू लर्न है, ईजी टू लर्न मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो ज़्यादा हार्ड है। सिंटेक्स भी ईजिली आराम से मैनेजेबल है, एक ही तरह का सिंटेक्स हर एक तरह में क्या बोलते हैं हर एक चीज़ में अप्लाई होता है। अब जैसे हम लोग पढ़ेंगे ना जावा का, जब मेन सिंटेक्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जब हम लोग प्रोग्रामिंग में बात करेंगे, तो जावा का कोई 2-3-4 लाइन का एक जो सिंटेक्स है वही सेम चीज़ रिपीट होता है, ठीक है। रिपीट होगा इन द सेंस ऐसा नहीं कि हर जगह रिपीट होगा, लेकिन अगर मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, इफ़ कंडीशन पढ़ेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ़ का बात करेंगे, स्विच केस का बात करेंगे, फिर लूपिंग की बात करेंगे। तो लूपिंग, स्विच केस और इफ़ जो है ना, इस तीनों में अलग अलग सिंटेक्स आएगा, लेकिन जो बेसिक सिंटेक्स रहेगा ना प्रोग्राम्स का, जिससे स्टार्ट करते हैं या जिस पे काम करेगा, जो मेन मेथड होता है, वो सब सारा सेम टू सेम ही रहता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि सिक्योर है इन द सेंस कि इसको कोई भी आराम से क्या बोलते हैं एक्सेस नहीं कर सकता, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर सकता। कब तक एक्सेस नहीं कर सकता? जब तक हम लोग परमिशन ना दें। अब हम लोग ये भी जानेंगे कि जब हम लोग मेन मेथड लिखते हैं, आप लोगों को अरे थोड़ा भी आइडिया हो जावा के बारे में या फिर नहीं भी हो तो भी आप ये सुनिए कि जब हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं तो एक मेन मेथड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। इसके आगे स्ट्रिंग ARGS, उसको कंप्लीट तो बाद में किया जाएगा, वो प्रोग्राम्स जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। अब ये क्या है ना कि मेन मेथड है एक प्रोग्राम का। अब मेन मेथड है तो इसमें जो पब्लिक है ना, ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। एक्सेस स्पेसिफायर मतलब कि हम लोग किसको एक्सेस अलाउ कर रहे हैं। ये भी 3 तरह का होता है, एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है, एक प्रोटेक्टेड होता है। पब्लिक जो जैसे कि हम लोगों ने एक्सेस दे दिया है पब्लिकली, लेकिन अब प्राइवेट का बात करेंगे तो प्राइवेट मतलब कि उस क्लास तक ही डिफाइंड है। जो भी क्लास हम लोगों ने क्रिएट किया है ना, उसका डाटा, उसका वैल्यू, उसका कैलकुलेशन या तो उसका जो भी मेथड रहेगा या कोई भी चीज़ हम परफॉर्म करेंगे वो उसी क्लास के अंदर ही रहेगा। और प्रोटेक्टेड इन द सेंस कि हम लोगों ने प्रोटेक्ट कर लिया, उसको सिक्योर कर लिया। जैसे आप लोग कोई भी यूज़ करते होगे, सॉफ्टवेयर यूज़ करते होगे तो उसमें लॉक भी लगा सकते हैं ना, लॉक लगा सकते हैं। तो लॉक जो यूज़ करते हैं, लॉक लगाने का जो भी प्रोग्रामिंग होता है वो भी उस प्रोजेक्टेड में उसको एक तरह से कंसीडर कर सकते हैं। और एक कोई भी प्रोग्राम भी क्रिएट होगा ना उसमें प्रोटेक्टेड यूज़ कर सकते हैं। अब ये बात करते हैं कि पब्लिक है मतलब इसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग का यूट्यूब है, ठीक है, तो यूट्यूब क्या है कि एक्सेसिबल तो सबके द्वारा है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई चार्जेस लगता है। अब उसमें प्रीमियम वर्जन में जाएंगे तो अलग बात है, वो तो अभी का एड ऑन फीचर्स है। लेकिन पब्लिक है उसको तो आराम से यूज़ कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, उसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, चैनल क्रिएट सकते हैं, उसमें फ्री है। तो वो पब्लिक क्या बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया है इसके लिए, ठीक है। अब इसके बारे में और भी डिटेल में धीरे धीरे बात करेंगे। अब रोबस्ट है, रोबस्ट का मतलब हम समझेंगे कि ये रोबस्ट जो होता है ना, इसको एक तरह से ये भी मान सकते हो कि पोर्टेबल है, या तो ऐसे मान सकते हो कि एरर मैनेजमेंट बहुत अच्छा से करता है। एरर मैनेजमेंट जो भी होता है ना उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है जावा। कोई भी अगर हम लोग प्रोग्राम क्रिएट करेंगे उसमें जो भी एरर्स आता है ना उसके लिए अलग से बॉक्सेस रहता है क्रिएट किया हुआ, जिसको अलग क्या बोलते हैं कंसीडर करता है जावा। उसको मेन प्रोग्राम में भी नहीं कंसीडर करता, इतना सारा फीचर्स देता है जावा।
और जावा ही नहीं, यहाँ तक कि जो भी हाई लेवल लैंग्वेजेस है ना, जैसे आप एग्जांपल मैंने दिया पाइथन, वो भी इस सब सारे फीचर्स का यूज़ करता है। अब आगे बात करते हैं कि जावा सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब कोई भी मान लीजिए एक सिस्टम पे एक प्रोग्राम क्रिएट किया गया, ठीक है, एक सिस्टम पे एक प्रोग्राम क्रिएट किया हम लोगों ने, और उसको है ना हम लोग अगर मान लो कि 3 कंप्यूटर को साथ में जोड़ दिया और एक कंप्यूटर पे हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था, तो ये जो सिंगल प्रोग्राम है ना, इस तीनों कंप्यूटर पे एक बार में रन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से रन हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब आगे बात करते हैं कि इसमें है ना इट हैज़ लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मतलब इसमें लाइब्रेरी, बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस का एक तरह से बात किया गया है। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं कि मैथ फंक्शन, ठीक है, मैथ फंक्शन हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और भी क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो उसको बहुत आसानी से सपोर्ट करता है और लार्ज फॉर्म में सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि एकदम कंप्राइज्ड है, बहुत कम वैरायटी है, ऑप्शंस भी हमारे पास बहुत हैं, ठीक है। अब इस जावा के बारे में और धीरे धीरे थोड़ा बहुत और आगे जानते हैं, क्योंकि चैप्टर ही हमारा वही है, ठीक है। अब बात करते हैं जावा वर्चुअल मशीन के बारे में। तो जावा है ना एक मशीन सपोर्ट करता है। मशीन किस लिए सपोर्ट करता है? जो भी हम लोग सोर्स कोड टाइप करते हैं, सोर्स कोड का मतलब हो गया हमारा जो प्रोग्राम्स हम लोगों ने लिखा, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो मशीन कोड में कन्वर्ट करना ऐसा थोड़ी है कि एक बार में हो जाता है। अब मशीन कोड क्या है? जो मशीन समझ सके, मतलब कंप्यूटर पे अगर रन करना है तो कंप्यूटर को समझ में भी तो आना चाहिए। हम लोगों ने अगर सिर्फ हाई लिखा है, जावा में अगर हाई लिखा है तो, या फिर कोई भी प्रोग्राम में हाई लिखा है, तो कंप्यूटर हाई थोड़ी समझता है। उन लोगों को क्या समझ में आता है? 0 और 1 के फॉर्म में समझ में आता है। अब 0 या 1 अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है, इसको बाइनरी नंबर्स बोलते हैं हम लोग। अब ए लिखने के लिए कोई अलग बाइनरी नंबर होता है, बी लिखने के लिए कोई अलग बाइनरी नंबर होता है, जो कि कंप्यूटर को समझ में आता है। ये हाई समझ नहीं आता कंप्यूटर को, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए जावा में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। उसमें एक कंपाइलर आता है, इंटरप्रेटर आता है, और उसी में एक तरह का मशीन आता है जिसको हम JVM बोलते हैं। अब JVM है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा पहले जानते हैं, और किस टाइप को ट्रांसलेट करता है। जैसे कि यहाँ लिखा है, लिख रखा है कि जावा बाइट कोड को मशीन कोड में ट्रांसफॉर्म करता है। अब ये बाइट कोड क्या है, इसके बारे में कंपाइलेशन प्रोसेस में आराम से बात करेंगे। ऐसे फिर भी ये जान लेते हैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी, ये जान लो कि जब सोर्स कोड रहता है उसको में हम लोग कंपाइलर का यूज़ करते हैं, और जो फॉर्मेट होता है, जो प्रोग्राम को किस में चेंज होता है, बाइट कोड में चेंज होता है। वही बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? JVM का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब JVM इज़ अ कोर स्टोन ऑफ जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस बनाने के लिए सबसे बड़ा रोल है JVM का, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मैंने बताया, फिर से मैं बता देता हूँ। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का मतलब कि कोई भी अगर हम एक एनवायरनमेंट पे क्रिएट करते हैं, अगर हम एंड्रॉयड पे क्रिएट कर रहे हैं, उसको अगर हमको रन करना है iOS में, या फिर उसको विंडोज़ में रन करना है, तो आराम से इजीली रन हो जाता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो जावा मशीन्स कोड में कन्वर्ट करता है, JVM का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद JVM प्रोवाइड करता है हम लोगों का मेमोरी मैनेजमेंट और गार्बेज कलेक्शन। अब मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए हम लोग एक क्लास क्रिएट किए, ठीक है। अब क्लास में कोई डाटा डाले, डाटा एक तरह से इमेजिन कर लो कि A=5 डाले, ठीक है। तब इसको मैनेज भी तो करना है। इसके साथ अगर कुछ हमको फंक्शंस परफॉर्म करना है, कुछ काम करना है, कुछ कैलकुलेशन करना है, उसको मैनेज तो करना होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि अब मान लो कि हम A=5 स्टोर किए और वो आगे चल के A=10 हो जाए, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इसको मैनेज करने के लिए JVM का बहुत बड़ा रोल होता है, और गार्बेज कलेक्शन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब गार्बेज कलेक्शन क्या हुआ? गार्बेज हम लोग इसमें डालते हैं ना, प्रोग्राम में ऐसा समझते हैं कि एक प्रोग्राम है जिसमें गार्बेजेस क्या है? एरर्स है, ठीक है। जो भी एरर्स प्रोग्राम में आएगा ना, उसको अलग स्टोर करता है, उसको एक तरह से अलग कलेक्ट करता है। अब उसको अगर हम लोग मिक्स कर दें, मान लो एक एरर जो भी निकलेगा एक प्रोग्राम में हम लोगों से, या फिर हो जाता है गलती प्रोग्रामिंग में, तब जो भी एरर्स अगर आते हैं उसको अगर अलग से स्टोर ना करे तो क्या होगा ना, एरर्स भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। या तो एग्जीक्यूट होने में बार बार प्रॉब्लम आएगा, तो उसको अलग से कलेक्ट भी तो करना पड़ता है। तो उसको कलेक्ट करने के लिए भी कौन सा क्या सपोर्ट करता है? JVM सपोर्ट करता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आगे क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ जावा। एप्लीकेशंस ऑफ जावा क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो बता रखा है। वैसा कुछ उतना हार्ड नहीं, लेकिन फिर भी जान लो कि जावा वाइडली यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। मैंने बताया कि वेबसाइट डेवलपमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, वेब डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए वाइडली यूज़ किया जाता है। ये तो बता रखा है कि वाइडली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, और यूज़र फ्रेंडली है। जावा यूज़ फॉर साइंटिफिक एंड इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन। अब साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। साइंटिफिक एप्लीकेशंस अपना सबसे
कॉमन अभी जो सबसे ज़्यादा तुम लोग सुन रहे हो या फिर जान रहे हो AI है, ठीक है, AI है। अब AI में भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग या कोडिंग करने के लिए हम लोगों ने जावा का यूज़ किया, ठीक है। उसको स्टोर करता है, उसको ईजी टू फ्रेंडली यूज़ बनाता है, ये तो होता ही है। तो उसके लिए भी जावा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर इट इज़ यूज फॉर बिल्डिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। एंड्रॉयड एप्लीकेशन बताया मैंने कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का क्या बोलते हैं बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर्स दोनों में होता है, विंडोज़ में भी होते हैं सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के लिए अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एंड्रॉयड के लिए भी अलग सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। तो उसको भी डिज़ाइन करने के लिए जावा का यूज़ करता है। अब इसके आगे बात करते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ जावा। बेसिक फीचर्स ऑफ जावा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट ये है, सबसे पहला तो ये समझता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये पहले भी लिखा हुआ था कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस लिखा रखा है, रन्स ऑन एनी इन्वायरमेंट। एनी इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल मैंने बताया, फिर भी लिख देता हूँ कि एक ले लेता है एंड्रॉयड, ठीक है, उसके बाद एक iOS ले लो, फिर विंडोज़ ले लो, ठीक है। अब ये 3 तरह का इन्वायरमेंट हो गया। अब 3 तरह का इन्वायरमेंट है तो इस पर किसी पे भी रन कर जाएगा। मान लो हम लोगों ने एप्लीकेशंस बनाया एंड्रॉयड पे और उसको विंडोज़ पे रन करना है तो रन हो जाएगा। फिर iOS पे बनाया, उसको एंड्रॉयड पे रन करना है, रन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बताया कि ये डाटा और फंक्शंस पे काम करता है। अब क्लास इसका मेन आइडेंटिटी होता है, ठीक है। आप उसमें डाटास क्या है, फंक्शंस क्या है, डाटास तो मैंने थोड़ा बहुत एग्जांपल दिया आपको, जैसे A=5 इंटीजर ले लो या फिर कोई भी तरह का डाटा ले सकते हो, अजम्पशन में ले सकते हो। अब फंक्शंस या मेथड्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे, लेकिन पहले एक तो एग्जांपल मैंने दे रखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, तो वो मेन फंक्शन, मेन जो है ना वो कीवर्ड है, और वो जो पूरा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेथड सिग्नेचर बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में और क्या क्या सपोर्ट करता है, एब्स्ट्रैक्शन सपोर्ट करता है, इनकैप्सुलेशन सपोर्ट करता है, इनहेरिटेंस करता है, पॉलीमॉर्फिज्म है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब आगे भी लिख रखा है, फिर भी ये जानो कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब मान लो एक कोई भी ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, या फिर कोई भी एप्लीकेशन है। चलो यूट्यूब ही ले लो, तो यूट्यूब है, यूट्यूब में क्या है कि ऊपर में सबसे पहले तो सर्च का ऑप्शन होता है, ठीक है, नीचे में क्या होम पेज है, फिर बीच में कंटेंट्स होते हैं, यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन, फिर यहाँ चैनल मैनेजमेंट और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो हम लोगों को क्या दिखता है ना, आगे यूट्यूब का सिर्फ पेज दिख रहा है, उसके पीछे क्या है, क्या क्या प्रोग्रामिंग किया गया क्या है वो तो नहीं पता। फिर अपना दे दो स्मार्टफोन ही ले लो, स्मार्टफोन है, अब स्मार्टफोन के आगे में हम लोग को तो सब चीज़ दिख रहा है, उसका होम पेज दिख रहा है, उसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डाउनलोड किया या फिर क्या क्या ऑलरेडी इनबिल्ड है वो सब दिख रहा है। लेकिन उसके पीछे वो आया कहाँ से, वो बना कैसे, स्मार्टफोन वर्क कैसे करता है, उसमें साउंड कैसे बढ़ाता है तो बढ़ जाता है, ये सब एब्स्ट्रैक्शन कर देता है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट कर देता है, मतलब ये हटा देता है। फिर इनकैप्सुलेशन मतलब कि डाटा और फंक्शंस को बाइंड करता है, जो डाटाज होते हैं ना हम लोग के, उन लोगों को आराम से इनकैप्सुलेट करता है और बाइंड करता है। फिर इनहेरिटेंस मतलब कि एक क्लास से आराम से दूसरे क्लास में डाटा इनहेरिट कर सकता है। एक क्लास हम लोगों ने अगर बना लिया, उससे कुछ डाटा हमको इनहेरिट करके दूसरे क्लास में भी यूज़ करना है तो आराम से यूज़ कर सकते हैं। फिर पॉलीमॉर्फिज्म मतलब बहुत सारे फॉर्म्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब जावा बहुत सारे फॉर्म्स को सपोर्ट करता है। उसके बाद फिर सिंपल है, ऑलरेडी बता दिया। फिर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें लिखा हुआ कि नो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स। अब ये पॉइंटर्स क्या है ना, पॉइंटर्स का यूज़ हम लोग करते थे सी में, C++ में। इसमें क्या है, पॉइंटर्स का एक एग्जांपल ले लो, मान लो सी है, सी का एक वेब है जिसमें कि हम लोगों ने सी में प्रोग्रामिंग किया या C++ में प्रोग्रामिंग किया, तो उसमें है ना स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के टाइम हम लोग किसका यूज़ करते थे, पॉइंटर्स का यूज़ करते थे। जावा में नहीं करना पड़ता, जावा में तो हम लोग नॉर्मल स्क्रोलिंग से ही कर लेते हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग, मतलब स्ट्रक्चर ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग से भी आराम से बचाता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं होता। जो भी अगर मान लो हम लोग मल्टीपल ऑपरेटर्स का यूज़ करें तो उसको ओवरलोड नहीं करता, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता जावा को मैनेज करने में। सिक्योर है, बता रखा है कि कोई भी थर्ड पार्टी सपोर्ट नहीं करेगा, थर्ड पार्टी जब तक हम लोग अलाउ ना करें, ठीक है। सिक्योर फॉर इंटरनल एप्लीकेशंस, ठीक है। रोबस्ट है, बता दिया कि अर्ली चेकिंग फॉर एरर्स, रोबस्ट का मतलब एरर्स को चेक करता है। गार्बेज कलेक्टर होता है, गार्बेज को आराम से मैनेज करता है, गार्बेज मतलब कि एरर्स को आराम से मैनेज करता है। एक्सेप्शनल हैंडलिंग मतलब कोई एग्जांपल ले लो कि जो भी आता है ना, ये प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया, उसमें जो भी एरर्स आएंगे या फिर कोई भी बाय मिस्टेक हम लोगों को हो जाएगा, कुछ सिंटेक्स में एरर्स आ गया, तो उसको आराम से हैंडल करता है। वो जावा आप लोगों को खुद से बता देता है कि हाँ यहाँ पे दिक्कत है, इसको सही कर लीजिए, ठीक है। जावा क्या है, पोर्टेबल भी है,
जावा प्रोग्राम्स आर रिटन ऑन वन इन्वायरमेंट एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन अनदर इन्वायरमेंट। मतलब कि एक इन्वायरमेंट पे हम लोग अगर लिखे, इन्वायरमेंट का मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि एंड्रॉयड हो गया, विंडोज़ हो गया, एग्जाम्पल iOS हो गया, उसको अगर एक इन्वायरमेंट पे लिखे तो दूसरे पे आराम से रन हो सकता है। मान लो एंड्रॉयड में हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा तो उसको विंडोज़ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पहले ही बता रखा है, फिर भी लिखा हुआ है, आप लोगों को आराम से काम आएगा। फिर ठीक है, फिर अगला क्या है, मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग के बारे में मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया था या फिर बता रखा है क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग ये होता है कि कॉन्करेंट एग्जीक्यूशंस ऑफ सेपरल पार्ट्स ऑफ सेम प्रोग्राम एट द सेम टाइम। मतलब कि अब एक प्रोग्राम मैंने बताया था कि एक मान लो वेबसाइट हम लोगों ने डिज़ाइन किया, तो वेबसाइट्स में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाना पड़ता है। तो अलग अलग प्रोग्राम को एक बार में रन भी करना है ना, कोई एप्लीकेशन चलाना है, एग्जाम्पल मैंने दिया था यूट्यूब, तो यूट्यूब को अगर रन करना है तो यूट्यूब में ऐसा थोड़ी होगा एक बार में सिर्फ सर्च ही होगा, या फिर ऐसा थोड़ी होगा एक बार में सिर्फ कंटेंट ही देखेंगे, या फिर ऐसा भी नहीं होगा एक बार में सिर्फ हम साइड चैनलिंग देख सकते हैं। सबको आराम से यूज़ कर सकते हैं ना। ऐसा भी होता है ना कि अब एक वीडियो अगर मान लो हम लोग यूट्यूब पे प्ले किया है, उसको मिनिमाइज़ करके दूसरा कंटेंट भी सर्च कर सकते हैं, दूसरा कंटेंट भी चेक कर सकते हैं। तो साथ में काम करना चाहिए, इसके लिए ना वो यूज़ेबल होगा। तो फिर एक ही पे काम करेगा तो उसको यूज़ करने से भी ऑप्शन में नहीं है, तो फिर मज़ा नहीं आता यूज़ करने में। ठीक है, अब अलग अलग प्रोग्राम्स को हम लोगों ने टाइप किया या फिर अलग अलग प्रोग्राम बनाया, उसको साथ में एग्जीक्यूट करने के लिए जावा आराम से अलाउ करता है। ठीक है, तो इसको मल्टी थ्रेडिंग के रूप में बोलते हैं। अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्टेड टू एट द सेम टाइम। ये भी बता दिया मैंने कि अगर मान लो एक कंप्यूटर पे मैंने प्रोग्राम लिखा और उसके साथ साथ 2-3 कंप्यूटर और जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उस पर आराम से रन करेगा जब एक साथ कनेक्टेड रहे, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा जावा को रन करने के लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बता रखा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी प्रिंसिपल्स पे जावा काम करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी विथ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या है, डाटा, मेथड्स, डाटर्स एंड मेथड, वाइल अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है ना, रियल वर्ल्ड एंटिटी है, रियल वर्ल्ड एंटिटी है जो कि रियल वर्ल्ड पे काम करता है, रियल वर्ल्ड डाटास पे काम करता है। ठीक है, हम लोग के पास रियल वर्ल्ड डाटास है, उस पे काम करता है, फंक्शंस पे काम करता है और क्लास पे काम करता है। क्लास ही रहता है जिसके अंदर ये डाटा और फंक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं और उसके काम परफॉर्म करते हैं। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, एक तरह से कोई भी क्या बोलते हैं, एक तरह से प्रोग्राम अगर हम बना लें तो उसका ब्लूप्रिंट है क्लास। ब्लूप्रिंट कैसे है क्लास, मान लो एक प्रोग्राम हम लोग को एग्जीक्यूट करना था, आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि लाइब्रेरी वाला, तो उसमें बताया रखा है कि स्टूडेंट्स रहे, उसका नाम उन लोगों ने कब क्या क्या बोरो किया। ठीक है, तो उसको क्या है कि प्रोग्राम हम लोगों ने क्रिएट किया, तो एक क्लास के अंदर क्रिएट किया, तो उसके अंदर सारा जो स्टूडेंट्स का नेम था ये सब क्या है, डाटा है। ठीक है, अब उसमें जो जो फंक्शंस का यूज़ करेंगे वो भी डाटा है। मैथ फंक्शंस का यूज़ करते हैं हम लोग मैथ्स का कैलकुलेशन के लिए, कि बोरो किया तो इतना रुपीज़ का फ़ाइन लगेगा, अगर मान लो कुछ डैमेज हुआ तो वो सब सारे फंक्शंस का यूज़ करते हैं। उसको क्या करते हैं, एक क्लास में बनाते हैं और यूज़ करते हैं, तो इसके लिए ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास होता है ये। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या सपोर्ट करता है। इसके बारे में थोड़ा बहुत एग्जांपल दे रखा है या फिर बता रखा है, या ऑलरेडी पीछे लिखा हुआ भी था कि सबसे पहला क्या है, अब्स्ट्रैक्शन है, दूसरा क्या है, इनकैप्सुलेशन, तीसरा पॉलीमॉर्फिज्म और चौथा इनहेरिटेंस। अब्स्ट्रैक्शन के बारे में मैंने बताया कि रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। एग्जाम्पल दिया फ़ोन का, फ़ोन में जो भी अपना डिस्प्ले होता है या फिर जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो जो काम करते हैं, उसके पीछे का हम लोग को पता नहीं है कि क्या कोडिंग किया गया, कैसे काम होता है उस पर। ठीक है, फिर इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या हो गया, मैकेनिज्म दैट बाइंड्स डाटा एंड फंक्शंस टुगेदर इन ए सिंगल यूनिट। ठीक है, जो भी डाटा रहेगा और जो भी फंक्शंस रहेगा एक क्लास में बना हुआ, उसको एक साथ एक सिंगल यूनिट में बाइंड करके परफॉर्म करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। फिर अगला क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म, एबिलिटी ऑफ अ मेथड और एन ऑब्जेक्ट टू एक्वायर मल्टीपल फॉर्म्स। जो भी मेथड होता है ना उसका भी अलग अलग फॉर्म होता है, वो भी हम लोग जानेंगे कि मेथड, जब एक टॉपिक है मेथड जो भी मेन टॉपिक है जावा का, उसमें ये भी जानेंगे हम लोग कि एक मेथड होता है ना उसका अलग अलग मल्टीपल फॉर्म्स होता है, उसका भी 2 फॉर्म होता है, एक प्योर एक इम्प्योर, वो भी आगे बात करेंगे। ठीक है, और इनहेरिटेंस के बारे में जानते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है, मैकेनिज्म बाय विच वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। एग्जाम्पल दे दिया था मैंने, बता दिया था कि कोई भी एक क्लास है
उससे अगर मान लो उसमें कोई भी ऑलरेडी डाटा है या फिर कोई भी काम परफॉर्म किया गया, कोई भी प्रोग्रामिंग किया गया, कोई भी कैलकुलेशन किया गया, उसका यूज़ अगर हमको दूसरे किसी प्रोग्राम में पड़े ना, तो उसको हम लोग यहाँ से उठा के आराम से दूसरे क्लास में एक्वायर कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज़ इनहेरिटेंस का बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ओप्स। ठीक है, अब बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ओप्स क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्लास है, मैसेजेस है और मेथड्स है। ठीक है, तो मैं क्लास एक तरह से एग्जांपल ले लो, सबसे मेन तो क्लास होता है, क्लास में ही आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लास में ही आता है मेथड, क्लास में ही आता है मैसेजेस। ठीक है, क्लास एक तरह का क्या है, मैंने बताया रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी है। ठीक है, अब जैसे कि क्लास एक क्रिएट किया, उसमें जो भी ऑब्जेक्ट डालेंगे ना वो क्लास में ही आएगा। अब एग्जांपल ले लो कि एक क्लास है फर्नीचर। क्या क्लास है? फर्नीचर। फर्नीचर के अंदर अब क्या क्या आता है? टेबल आता है, चेयर आता है, ठीक है, डेस्क आता है, बेंच आता है, बहुत सारी चीज़ें। वो क्या है ना, अब देखो फर्नीचर क्या है? क्लास है, और ये टेबल, चेयर, डेस्क, बेंच, ये सब क्या क्या आ गया? ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब मेथड्स क्या होता है? मेथड्स एक तरह से बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे कि क्या है मेथड्स और कैसे इसका मेथड का यूज़ करते हैं, प्रोग्राम में कहाँ यूज़ करते हैं। मेथड मैंने बताया दो टाइप का होता है, एक इम्प्योर और प्योर होता है। ठीक है, इम्प्योर क्या होता है, प्योर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में आगे समझेंगे हम लोग। बस अभी ये याद रखना है कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ओप्स क्या क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, क्लासेस होता है, मेथड्स होता है और मैसेजेस होता है। मैसेजेस क्या होता है? मैसेजेस के बारे में ये समझो, क्योंकि मैसेजेस आगे ऐसा कुछ है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। जानना जरूरी इसके लिए है कि मान लो एक प्रोग्राम अगर उन्होंने क्रिएट किया, एक प्रोग्राम में कोई एक पार्ट है, एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने, क्या उसी का लेके चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस में क्या क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है, कॉस्ट प्राइस आता है, फिर प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, उसमें परसेंटेज निकाल सकते हो, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, लॉस परसेंट कितना हुआ। ठीक है, तो ये क्या है ना कि अब जो भी हम कैलकुलेट किए, चलिए यहाँ पे कैलकुलेट किए, इस कैलकुलेशन में था क्या कि एक जगह पे हम SP असाइन किए हैं, सेलिंग प्राइस असाइन किया, और एक जगह कॉस्ट प्राइस असाइन किया। तो ये क्या हो गया, इसके बगल में हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है, इसमें सिर्फ वैल्यू असाइन किया है, ये मैसेजेस में लिख सकते हैं हम लोग। फिर अगला इसी पार्ट प्रोग्राम का अगले पार्ट में क्या होगा कि प्रॉफिट कैलकुलेट किया, चलो प्रॉफिट कैलकुलेट किया, तो इसके बगल में मैसेज में लिख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट हैज़ बीन कैलकुलेटेड। फिर अगला मान लो इस प्रोग्राम का अगला पार्ट क्या हुआ, यहाँ पे लॉस कैलकुलेट किया, तो इसके बगल में मैसेज लिख सकते हैं कि लॉस हैज़ बीन कैलकुलेटेड। इसी तरह मैसेजेस का यूज़ होता है जावा में। ठीक है, जावा में ओप्स का इसीलिए यूज़ होता है और क्लासेस में ये सब सारे चीज़ आते हैं। ठीक है, याद रखना है बस हम लोगों को कि ऑब्जेक्ट होता है, क्लासेस होता है, मेथड्स होता है, मैसेजेस होता है। मैसेज के बारे में जितना मैंने बताया उतना काफ़ी है। ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे बात करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, फिर क्लासेस तो पढ़ेंगे ही, क्लासेस के अंदर ही सारी चीज़ आते हैं। मेथड्स तो एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है, तो उसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेनेशन उसमें देखेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस। कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या है कि हम लोग जो प्रोग्राम लिखे उसको क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। जो प्रोग्राम लिखा हम लोगों ने सिस्टम पे उसको क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। उसको क्या है ना, कंपाइलर कन्वर्ट करता है किस में? ऑब्जेक्ट कोड में। फिर इंटरप्रेटर आता है, किस में कन्वर्ट करता है? आउटपुट में। अब ये कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, इसके बारे में आगे डिफरेंस देख लेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन फिर भी एक जानो कि कंपाइलर एक ऐसा है ना, एग्जीक्यूटर है, या फिर एक तरह से ऐसा क्या बोल सकते हो, कोड है, या एक तरह से ऐसा क्या बोलते हैं, मशीन है या फंक्शन है, जो कि क्या करता है ना, सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करता है? ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड यही है बाइट कोड। यही क्या है? बाइट कोड, जिसका हम लोग बोला था, बात की है JVM में। JVM जो मशीन होता है वो बाइट कोड को किस में कन्वर्ट करता है? अपना मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इसी मशीन लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके आउटपुट में कन्वर्ट करता है। समझ में आया? यही जो ऑब्जेक्ट कोड है ये किसको और क्या बोलते हैं? बाइट कोड बोलते हैं। बाइट कोड को JVM किस में कन्वर्ट करता है? मशीन कोड में करता है, और उसी मशीन कोड को इंटरप्रेट करके किस में कन्वर्ट करता है? आउटपुट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जावा डेवलपमेंट किट्स के बारे में। जावा डेवलपमेंट किट्स क्या है ना कि इसमें क्या क्या सपोर्ट करता है, एक तरह से मान लो क्या कि इसको हम लोग को कॉल करना पड़ रहा है, कुछ डिफ़ॉल्ट भी होते हैं। ठीक है, ये एक तरह का किट है, डेवलपमेंट किट है, जिसके अंदर बहुत सारा मेथड्स आता है। कुछ मेथड्स होते हैं कि उसी तक असाइंड होते हैं, वो जब तक कॉल नहीं होगा उसके अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, मेथड्स क्या क्या है वो तो आगे बोला कि बात करेंगे ही। सबसे पहले देखते हैं जावा लैंग। जावा लैंग क्या है ना, टू सपोर्ट क्लासेस कंटेनिंग स्ट्रिंग, कैरेक्टर एंड इंटीजर। ये जो जावा लैंग है ना, क्या क्या सपोर्ट करता है? स्ट्रिंग सपोर्ट करता है, कैरेक्टर करता है, इंटीजर करता है, एक्सेट्रा लिखा हुआ एक्सेट्रा में। इसमें और भी बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं,
वो डाटा टाइप में हम लोग बात कर लेंगे कि क्या सपोर्ट करता है लैंग, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये ऑलरेडी जावा में असाइंड है, इसको कॉल नहीं करना पड़ता। कॉल करने का तो कर ही सकते हो, ऐसा नहीं कि कॉल नहीं कर सकते, लेकिन लैंग ऑलरेडी रहता ही है प्रोग्राम्स में। फिर java.io है। io क्या, io मतलब इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के साथ डील करता है। इसमें अपना है इनपुट स्ट्रीम रीडर है, बफर रीडर है, ये सब सारे इसी में आते हैं java.io में। इसको कॉल करना पड़ता है, ये डिफ़ॉल्ट नहीं होता। फिर java.mat टू सपोर्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैंने बताया कि एक फंक्शन होता है जो कि क्या होता है, मैथ फंक्शन होता है, उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो उसको सपोर्ट करता है कि कौन सा एप्लीकेशन सपोर्ट करता है, कौन सा डेवलपमेंट की सपोर्ट करता है, java.mat सपोर्ट करता है। फिर आगे देखते हैं java.applets है टू सपोर्ट क्लासेस टू जनरेट एप्लेट्स। एप्लेट्स क्या है, एप्लेट्स एक तरह से वेब डिज़ाइंस में बहुत सारा काम आता है। एप्लेट्स इसका ब्राउजरिंग के टाइप में जब हम लोग जावा प्रोग्राम करते हैं ना, एक तरह से जो ऐसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ब्राउजर्स पे ही रन, मतलब इंटरनेट का यूज़ होता हो, उसमें जावा एप्लेट्स आते हैं, ठीक है। अब java.util है, इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे हम लोग, क्योंकि ये स्कैनर सपोर्ट करता है। स्कैनर ही हम लोग का ऐसा स्टेटमेंट होगा जिससे यूज़ करके हम लोग इनपुट लेंगे कोई भी डाटा को, ठीक है। तो इसको भी कॉल करना पड़ता है, java.util है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रोवाइड क्लासेस फॉर प्रिंटिंग स्कैनर्स एक्सेट्रा, ठीक है। प्रिंटिंग स्टेटमेंट भी इसी में आता है। प्रिंटिंग स्टेटमेंट क्या है अपना, system.out.println है, system.out.print है। अब println और प्रिंट में क्या डिफरेंस है वो भी आगे बात करेंगे, वो सब धीरे धीरे जब भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे उसके बाद बात करेंगे।